नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्टार्टअप पारिस्थितिकी देश की युवा शक्ति की अदम्य भावना से अभूतपूर्व ढंग से फल फूल रही है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने आज विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत और अन्य खिलाड़ियों के मैच होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्टार्टअप पारिस्थितिकी देश की युवा शक्ति की अदम्य भावना से अभूतपूर्व ढंग से फल फूल रही है। भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के तीसरे दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की रूपरेखा पर काम कर रहा है। ऐसे समय स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने यह देखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर क्षेत्र में किसी तरह प्रयास किए गए हैं। अब लोग भारत में नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति का रुझान देख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने नूतन विचारों के लिए मंच उपलब्ध कराया है और उन्हें फंडिंग से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने नौकरी मांगने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बनने का मार्ग चुना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल भारत में 1,25,000 से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व देश के छोटे कस्बों के युवा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि अब कृषि, वस्त्र, मेडिसिन, परिवहन, अंतरिक्ष, योग और आयुर्वेद में भी स्टार्टअप शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में स्टार्टअप महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39 सीटों, राजस्थान की 12 सीटों, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीटों, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीटों और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। इस महीने की 27 तारीख को नामांकन भरे जा सकते हैं। मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। आयोग ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार उचित विचार करने के बाद आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों को डाक मतपत्र से वोट डालने के लिए अधिसूचित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने आज विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। राज्य में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। लोकसभा की 2 और विधानसभा की 60 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। 27 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 2 जून को होगी, जबकि लोकसभा की दोनों सीटों के लिए वोटों की गिनती आम चुनाव की मतगणना के साथ ही 4 जून को होगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस द्वारा कल केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद श्री रिजिजू को कल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। श्री रिजिजू वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74% वृद्धि हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 22,27,000 करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। यह वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि के 18,75,000 करोड़ रुपए से अधिक है।
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहालय में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, प्रतिभूति लेन देन कर और अन्य कर शामिल हैं। निगम कर संग्रह 10,98,000 करोड़ से अधिक है। प्रतिभूति लेन देन कर सहित व्यक्तिगत कर संग्रह 11,25,000 करोड़ रुपए से अधिक था। अग्रिम कर संग्रह 9,11,000 करोड़ रुपए से अधिक था। वित्त वर्ष 2023-24 में 3,36,808 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.74% अधिक है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, जो भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी काम करती है, अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा पहले इस साल 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने संघीय राजधानी में आगजनी और हिंसा के आरोपों से बरी कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इमरान खान की याचिकाएं मंजूर करते हुए 2 साल पहले सरकार विरोधी लंबे मार्च के दौरान इस्लामाबाद के लोहीबेर और सहला पुलिस स्टेशन में दर्ज मामलों में उन्हें बरी कर दिया। इस बीच आतंकवाद की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने आज पिछले साल 9 मई की हिंसा से संबंधित एक मामले में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन खान गंडापुर और पीटीआई से जुड़े अन्य लोगों का खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने अधिकारियों को श्री गंडापुर सहित अन्य को 2 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया। 9 मई को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा पीटीआई सुप्रीमो खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हांगकांग का नया राष्ट्रीय सुरक्षा बल फिर से सुनिए आप। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हांगकांग का नया राष्ट्रीय सुरक्षा बिल बेहद चिंताजनक है और इससे चीन शासित हांगकांग में मौलिक स्वतंत्रता समाप्त हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने अपने बयान में कहा कि यह चिंताजनक है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के साथ इसके कई प्रावधानों की असंगति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के बावजूद इस तरह के कानून को जल्दबाजी में लाया गया। पैकेज, जिसे अनुच्छेद 23 के रूप में जाना जाता है, देशद्रोह, तोड़फोड़, राजद्रोह, राज्य के रहस्यों की चोरी, बाहरी हस्तक्षेप और जासूसी सहित अपराधों को कई वर्षों से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा देता है। यूरोपीय संघ ने एक बयान में कहा कि यह हांगकांग के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित है। ब्रिटेन ने कहा कि यह कानून एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में हांगकांग को प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा, जो कानून के शासन का सम्मान करता है, स्वतंत्र संस्थान रखता है और अपने नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत और अन्य खिलाड़ियों के मैच होंगे। इससे पहले पुरुष एकल क्वालीफायर में सतीश कुमार करुणाकरण ने और अल सल्वाडोर के उरियल कैंजूरा को हराया, जबकि समीर वर्मा ने ब्राजील के को अल्होडी ओलिवेरा को पराजित किया। गायत्री गोपीचंद और थ्रिसा जोली महिला युगल वर्ग के प्री क्वार्टर में पहुंच गई है। उन्होंने राउंड 32 में केरी शू और एनी शू की अमेरिकी जोड़ी को हराया। पुरुष युगल में हरिहरन अम्स करुणन और रूवन कुमार की भारतीय जोड़ी ने क्वालीफाइंग दौर में फ्रांस के नातान बेग्गा और बैप्टिस्ट लबार्थे को हराया। मिश्रित युगल में एनसिकी रेड्डी और बी सुमित रेड्डी ने क्वालीफाइंग राउंड में ब्राजील की सेमिया लीमा और डेविस सिल्वा को हराया। मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्टार्टअप पारिस्थितिकी देश की युवा शक्ति की अदम्य भावना से अभूतपूर्व ढंग से फल फूल रही है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने आज विधानसभा की 60 सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत और अन्य खिलाड़ियों के मैच होंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।